हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो लर्निंग है। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है, सीखना क्या है, या फिर अधिगम किसे कहते हैं, और ये किस तरीके से प्रभावित होता है, अर्थात फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7-8 टॉपिक जो है वो देख लिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है और हम कैसे सीखते हैं। ब्रेन हर्बर्ट ने एक कोट दिया है। इन्होंने कहा है कि द कैपेसिटी टू लर्न इज ए गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज ए स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। अर्थात सीखने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, एक उपहार है। जो सीखने की कैपेसिटी है वो एक उपहार है और सीखने की जो क्षमता है वो एक कौशल है। द एबिलिटी टू लर्न इज ए स्किल और द विलिंगनेस टू लर्न इज ए चॉइस। अर्थात सीखने की इच्छा एक विकल्प है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब लर्निंग में हम आगे चल के थ्योरी भी देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी थ्योरी हैं। क्लासिकल कंडीशन क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशन क्या होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसी होती है, किस तरीके से हम इसमें सीखते हैं। ये जो है बिहेवियरल लर्निंग के टाइप्स हैं कि हम बिहेवियर के माध्यम से कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि मीनिंग्स क्या है लर्निंग का, ठीक है, या नेचर उसका क्या होता है, कि हम किस तरीके से सीखते हैं, किस चीज़ को हम ये कहेंगे कि हाँ ये लर्निंग है। अर्थात ना है सामान्य तौर पे सीखना क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन जब आता है तो उसी को हम सीखना बोलते हैं। ठीक है, अब हर तरह के व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, थकान हो जाती है हमें जब कार्य को ज़्यादा करते हैं, या किसी बीमारी की वजह से, या दवा ववा खा रहे हैं तो फिर अब ये हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। तो उसकी वजह से जो क्षणिक परिवर्तन होते हैं, मतलब एक या आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारा व्यवहार में जो है परिवर्तन हो जाता है, तो उस परिवर्तन को हम जो है लर्निंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो हमारे जो व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन होते हैं, जैसे थकान हो गया, बीमारी हो गई, दवा खाने आदि से भी हो सकता है, तो ये जो परिवर्तन है इस सबको हम लर्निंग नहीं बोलते हैं। लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, अब हम आगे से और अच्छे से इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि किस तरीके से हम लर्निंग को और अच्छे से डिफाइन कर सकें। तो सीखना क्या है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, अर्थात स्थायी परिवर्तन किसमें, हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। अब ये स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन इसलिए इसको बोला जाता है ताकि हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो उसको 1 महीने, 2 महीने या कुछ सालों तक वो हमारे व्यवहार में दिखती है, ठीक है, वो चीज़ हमें याद रहती है, तो उसको ही बोलते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति ने टाइपिंग सीखी है, ठीक है, अब उसको टाइपिंग तो आ गई, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है रोज़, अगर उसने छोड़ दी है 1 साल से या 6 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर वो बैठता है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो वो टाइपिंग करने जाता है तो उसको आधी चीज़ें भूल जाता है वो। ठीक है, तो ये सारी क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, टाइपिंग हम सीख लेते हैं तो वो
स्थायी परिवर्तन होता है, ये कुछ महीनों के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए। ये जो परिवर्तन है यही है लर्निंग, सीखना। इसको ही हम सीखना बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम डेफिनेशंस देखेंगे कुछ साइकोलॉजिस्टों के अकॉर्डिंग, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन्होंने लर्निंग के बारे में बताया है। रिली एंड लेविस 1983 में इन्होंने अपना डेफिनेशंस दिया है। उसमें क्या है इन्होंने कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। अर्थात हम कोई कार्य करते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते हैं, अभ्यास हम करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में चेंज होता है। जैसे हम मैथ का एग्जांपल लें तो मैथ के क्वेश्चंस हम जितनी बार करते हैं उतनी बार हम उस चीज़ में शार्प होते चले जाते हैं, बहुत जल्दी से वो क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, ठीक है। हमारी एबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, हमारे व्यवहार में चेंज आ जाता है। जब कभी वैसा क्वेश्चन दिखता है तो हम बहुत जल्दी से उसको कर लेते हैं, ठीक है, हम डरते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, अभ्यास और अनुभूति से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, इसको चेंज बोलते हैं, ठीक है। ये रिले एंड लेविस के अनुसार था। अब हम मॉर्गन और किंग के अनुसार देखेंगे 1986। इन्होंने भी कहा है कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। तो एक तरीके से सेम ही डिफिनीशंस हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा खास अंतर नहीं है। तो परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था टाइपिंग वाला, तो वो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे फिट बैठ रहा है। चलिए, हमने डिफिनेशंस देख ली है। अब हम आगे चलते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से सीखना क्या है, अर्थात साइकोलॉजी के हिसाब से सीखना क्या है वो देखते हैं। तो मनोविज्ञान के हिसाब से सीखना सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। अर्थात हम किसी चीज़ की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें पूर्व एक्सपीरियंस कितना है या अनुभव हमें कितना है, इसके फलस्वरूप जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है वही क्या है, सीखना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि बालकों को समायोजन करने में मदद करता है। अर्थात कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, किसी भी वातावरण में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए हमें लर्निंग की आवश्यकता पड़ती है, हमें पूर्व एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या है कि किसी भी वातावरण में एडजस्टमेंट करने की क्षमता, ठीक है, जो अपने अभ्यास और पूर्व एक्सपीरियंस से, अनुभव से जो है आती है, वही क्या है, सीखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं जो लर्निंग को जो है प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से कारक हैं। तो पहले नंबर पे आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन, अर्थात संवेदों के माध्यम से, ठीक है। जो हमारे सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जिसमें आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ठीक है। इनके माध्यम से हम किसी चीज़ को कितने अच्छे से परसीव कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का कितने अच्छे से परसेप्शन हो रहा है हमारे, तो वो क्या है, एक लर्निंग है। अब एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा सा, जैसे कोई हम देखते हैं ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, तो उसको उतना अच्छा सा परसेप्शन नहीं हो पाता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे अब हम दिखाते हैं कलर, पूछते हैं तो वो व्यक्ति जो है कलर को नहीं पहचान पाएगा, ना बता पाएगा। सेब देते हैं, हम बता देते हैं कि रेड कलर का सेब है, ठीक है, तो लैंग्वेज तो ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन वो जो परसीव कर रहा है सिर्फ उसमें लैंग्वेज ही आती है, उसमें हमें कलर नहीं उसको वो बता सकता कि किस तरीके का है। तो ये क्या है, परसेप्शन है, सेंसेशन, सेंस के माध्यम से जो हम चीज़ परसीव कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो उस चीज़ को वो उतनी अच्छे से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। परिपक्वता क्या है, ये अब सीखने की प्रक्रिया जो है ये मैच्योरिटी पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अब कैसे निर्भर करती है कि सीखने के लिए किसी भी शिक्षार्थी को एक निश्चित स्तर तक जो है परिपक्व होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर व्यक्ति जो है, बच्चा जो है छोटा बड़ा या ABCD पढ़ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहा है, लिखना सीख रहा है, तो उस लिखने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो हाथों की उंगलियां हैं इतनी परिपक्व हो जाएं ताकि बच्चा जो है पेंसिल या कलम या पेन जो है ठीक से पकड़ सके, तभी जो है वो लिख पाएगा।
ठीक है, तभी है लर्निंग की प्रक्रिया तभी तेज़ होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए जो है मैच्योरिटी की भी आवश्यकता होती है। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, जहाँ पे है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे प्रभावित करता है? कुछ जो है रिसर्चेज हुई हैं, उसमें देखा गया है कि जो बच्चे स्वयं से मोटिवेट है, ठीक है, स्वयं ही मोटिवेटेड हैं, वो लोग जो है बहुत जल्दी मतलब किसी चीज़ को सीखते हैं। तो वो कोई भी चाहे जितना जटिल पाठ्यक्रम हो, चाहे जितना जटिल कोई समस्या हो, तो उसको जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब अंदर से मोटिवेशन होता है, जब अंदर से मोटिवेशन होता है, तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से किसी कार्य में बहुत लगन के साथ कोई कार्य करता है और उसमें सफलता हासिल करता है। ठीक है, और मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक बाह्य होता है। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे जब मोटिवेशन की चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो 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 व्यक्ति, जो लोग, जो बच्चे स्वयं से मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें, उनमें लर्निंग जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम और देखते हैं आगे, इमोशंस कंडीशन। अब इमोशनल कंडीशन जब होती हैं, जब ये भी जो है लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। अब कैसे इफ़ेक्ट करती हैं? मान लीजिए कोई बच्चा जो है बहुत तनाव में है, चिंता में है, ठीक है, तो बच्चे में जो है लर्निंग होगी वो सही तरीके से नहीं होती है। तो इसलिए जब कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मन का विकास होता है, ठीक है, तो लर्निंग भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर लर्निंग अच्छी चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर जो है हष्ट पुष्ट होना चाहिए, अच्छा पोषण होना चाहिए। इसीलिए सरकार द्वारा कई स्कीमें चलाई गई हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये इसीलिए चलाया जाता है कि जो हमारा इमोशनल कंडीशन है या भी जो बॉडी फिजिकल कंडीशंस है, ये बहुत सही हो सकें, ठीक है, अच्छी हो सकें, ताकि लर्निंग जो है हमारी वो भी अच्छी हो सके। तो चलिए चलते हैं हम आगे। लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो लर्निंग इन्वायरमेंट भी डालता है। अब लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट डालता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको हम कोई अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर कोई ऐसे प्राइमरी स्कूल में भेजे दे रहे हैं जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। अच्छा इन्वायरमेंट से संबंधित ये है कि वहाँ पर जो है अच्छा एक्सपोजर प्रदान नहीं किया जा रहा है, घर में उसके अच्छा एक्सपोजर नहीं है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लर्निंग को जो है प्रभावित करती हैं। इससे बच्चे की लर्निंग जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन जहाँ पर एक्सपोजर अच्छा मिलता है, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है, सोसाइटी का माहौल अच्छा है, वहाँ पे बच्चा मैक्सिमम जो है ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट उसका अच्छा होता है, लर्निंग प्रोसेस अच्छी होती है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत हद तक जो है लर्निंग को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब सपोर्ट एट होम, इसको हमने अभी सीख ही लिया है कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। यदि वो कोई चीज़ कह रहा है तो उसको जो है एक सही वे में किस तरीके से उसको जाना है, कैसे उसको सीखना है, ये सब चीज़ें जो है पेरेंट्स पे होती हैं। अगर पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, बच्चा भी उसी तरीके से हो जाता है। अर्थात उसकी लर्निंग जो है उसी तरीके से वो सीखता है किसी चीज़ को। तो उसको जो है बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रदान करें, घर का इन्वायरमेंट जो है अच्छा रखें, ताकि बच्चे पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बच्चे को घर के माहौल से या सोसाइटी के माहौल से ही नहीं फ़र्क पड़ता है। कभी कभी स्कूलों में भी जो है टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कि मान लीजिए अब जो टीचर है वो रोड लर्निंग कराने पे जोर दे रहा है। जैसे कि हमारे जब शिक्षा व्यवस्था थी पहले की, तो उसमें क्या था कि रोड लर्निंग पे जोर दिया जाता था और टीचर सेंटर्ड थी वो। तो वहाँ पर जो टीचर बोलता था वही होता था। अब टीचर ने कह दिया कि 5वां वर्ड पढ़ के आना है, ठीक है, उसको याद करके आना है, चाहे जैसे याद करो, नहीं याद करोगे मार खाओगे, ये वो। ठीक है, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है, चेयर पे बैठ के बस पाठ पढ़ दिया, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्ट्रेटजीज हैं, या कह सकते हैं कि रोड लर्निंग कराने पे जो जोर देते हैं, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। इससे लर्निंग इफेक्ट होती है।
अगर हम बच्चे को खेल कूद के माध्यम से सिखाएं, ठीक है, या पीयर ट्यूटरिंग कराएं, और भी बहुत सारे जो मेथड्स हैं उसके माध्यम से हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों में लर्निंग प्रोसेस जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज देखने के लिए मिलता है। तो जो टीचिंग मेथड्स है, जो टीचर जो है टीएलएम यूज कर रहे हैं या कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए टीचिंग में, पढ़ने में, तभी जो है उसकी जो लर्निंग होती है वो अच्छी होगी। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी पे बात करते हैं, तो पर्सनालिटी उसकी कैसी होती है ये भी जो है प्रभावित करता है लर्निंग को। अब किस तरीके से प्रभावित करता है हम देखते हैं। यदि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, हम लोगों ने देखा होगा क्लास में जब आप जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो नई चीज़ को एक्वायर करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो लर्निंग प्रोसेस होती है बहुत अच्छी देखी जाती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सुस्त रहते हैं, ठीक है, एक कोने में बैठे रहते हैं क्लास के, तो उनको जो है ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है क्लास से, बस आए हैं, बैठे हैं, घर चले जाएंगे। उनके पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लर्निंग जो है बहुत स्लो होती है, कह सकते हैं बहुत कम होती है, ठीक है। तो बच्चों को जो है एक्टिव करना सिखाइए, सीखिए कि बच्चों को एक्टिव कैसे करना है, एक्टिव रखने में उनकी मदद करिए, कुछ खेल के माध्यम से उनको एक्टिव करवाइए अगर ऐसे नहीं है तो, ठीक है। लर्निंग जो है उसी पर निर्भर करती है, बच्चा कितने अच्छे से हष्ट पुष्ट तरीके से वो खेल रहा है, जितना अच्छा वो खेलेगा कूदेगा, समझेगा किसी चीज़ को, तो तभी वो जो है लर्निंग बहुत अच्छी उसकी हो सकती है। तो इस पे जो है पेरेंट्स को थोड़ा जोर देना चाहिए। आगे चलते हैं हेल्थ एंड एज। हेल्थ की हम बात कर चुके हैं, जब बच्चा हष्ट पुष्ट होगा तभी जो लर्निंग जो है उसकी अच्छी होगी, ठीक है। अब बच्चे में कुपोषण है, मान लीजिए बच्चे में बेचारों को सही से खाना भी नहीं मिल रहा है, उसकी जो है तबीयत डाउन रहती है, उसकी हेल्थ जो है वो सही नहीं है, तो बच्चे में लर्निंग नहीं हो पाती है। वो आधे दिन यही कहता रहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, कभी ये दर्द हो रहा है, कभी वो, तो ये सारी चीज़ें क्या है लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। और एज से कैसे रिलेट है, एज से ये है कि बच्चों में शुरुआती दौर में जब वो बड़े होते हैं, ठीक है, 2 साल की उम्र में, 2 से 6 साल की उम्र में, जैसे 2 साल की उम्र में क्या होता है कि बच्चे बहुत तेज़ी से लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं। फिर और शुरुआती दौर में जो होता है बच्चा जो होता है सेंसस के माध्यम से जो है सीखता है। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, पियाजे ने भी अपनी थ्योरी में यही कहा है कि जो उनकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें क्या होता है, बच्चा सेंसस के माध्यम से सीखता है, किसी चीज़ को परसीव करता है, ठीक है, टच करता है, स्मेल करता है, देखता है, सुनता है, इन सब चीज़ों के माध्यम से ही वो समझता है, सीखता है अपने आस पड़ोस के वातावरण को, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एज जो है, एज भी मैटर करती है किसको, लर्निंग को। कैसे, बच्चा छोटा होता है तो सेंसस के माध्यम से सीखता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सेंसस को तो लेते ही लेता है, बट पूरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है उसका, उसके माध्यम से सीखता है, ठीक है। फिर और जब बड़ा होता है तो उसमें थिंकिंग डेवलप होती है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से वो सीखता है, तो उसकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब लर्निंग कभी रुकती नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम होता रहता है। व्यक्ति जब तक मरता नहीं है, जब तक डेथ नहीं होती है, तब तक जो है लर्निंग होती रहती है। अब हम आगे चलते हैं, इंटरेस्ट, अभिरुचि। आपकी अभिरुचि जितनी ज़्यादा होगी जिस टॉपिक में, ठीक है, तो आपकी लर्निंग उस टॉपिक में बहुत अच्छी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हमें साइंस में बहुत रुचि है, तो वो क्या करते हैं कि पूरे दिन साइंस ही पढ़ते रहते हैं, तो होता क्या है कि साइंस में वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अभिरुचि को प्रदर्शित करता है कि हम जिस चीज़ में अच्छे हैं या जिस चीज़ में हमारा मन लगता है, हमारी इच्छा होती है, हम वो कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हम अच्छे होते चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि कुछ बच्चों की अभिरुचि होती है कि उनको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट पसंद है, तो उनको क्रिकेट खेलने दिया जाए, ठीक है।
वो बच्चे क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं, उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अर्थात जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए वहाँ पर बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को कहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे अगर हम बोझ डालेंगे कि नहीं तुम्हें मैथ नहीं, तुम्हें एसएसटी पढ़ना है, तुम्हें जो है इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, तो वहाँ पर क्या होता है, लर्निंग बहुत प्रभावित होती है, वो सही से हो भी नहीं पाती है। बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, आप करवा कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए जहाँ पे अभिरुचि है बच्चे की, इंटरेस्ट हो जहाँ पर, वहाँ पे बच्चे को वो कार्य करने देना चाहिए। आगे चलते हैं हम। अब जो है इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि भी जो है लर्निंग को प्रभावित करती है। अब कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी से किसी चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जितना इंटेलिजेंस पावर होगा, जितनी हमारे पास बुद्धि होगी, उतनी जल्दी हम किसी चीज़ को सीखते हैं। एक बच्चा है जो 90 IQ रखता है, तो जो 90 IQ रखता है, और दूसरा बच्चा है जो 120 IQ रखता है, तो दोनों में जो बुद्धि जब सबसे ज़्यादा होगी वो 120 वाले की होगी। उसमें जो लर्निंग प्रोसेस होगी वो हमें अच्छी देखने के लिए मिलेगी। वो चीज़ों के बहुत अच्छे से समझेगा, सीखेगा, बहुत जल्दी सीख लेगा किसी चीज़ को। ठीक है, और कुछ बच्चों को तो हम देखते हैं, कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है ये। ठीक है, उसका IQ लेवल बहुत हाई रहता है। तो अगर हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की है कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे वो प्रभावित करती है, उसका सूत्र क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जिन बच्चों का IQ हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, अर्थात इंटेलिजेंस पावर जिसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, वो बच्चे जल्दी सीखते हैं किसी नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। बाकी हम जो है नियम जो है वो कल पढ़ेंगे, कि कौन कौन से नियम हैं सीखने के, लॉज हैं कौन कौन से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से हम इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप करने की ज़रूरत है, फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये यकीन करिएगा। और ये आज हमारा पूरा चैप्टर नहीं हो पाया है, इसके कल भी एक पार्ट रहेगा इसका, तो 2 पार्ट में हम ख़त्म करेंगे इसको। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आप इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे, चाहे वो DSSB हो या सीटेट हो या रीट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।